सर इस तरफ। सर कुछ मिला? नहीं सर, लाश के पास से कोई भी आइडेंटिफिकेशन पेपर्स नहीं मिले। कोई मोबाइल फोन? ना सर, ना मोबाइल फोन ना पर्स, कुछ भी नहीं। लेकिन लाश यहाँ तक आई कैसे? सर मुझे लगता है कि आदमी को यहाँ तक लाया गया होगा और फिर उस पर हमला किया होगा। सर सीने पर जो 2 गहरे जख्म हुए। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस सर। और इसकी तस्वीर सभी थानों में सर्कुलेट करो। ओके सर। परसों ऑफिस गए थे विकास, शाम को लौटे ही नहीं। कल भी पूरा दिन उनकी कोई खबर नहीं मिली। इवन हिज फोन इज स्विच्ड ऑफ सर। कहाँ काम करते हैं आपके हस्बैंड? वेब मीडिया, मलाडिस्ट। कोई फोटो वगैरह है आपके पास? यस सर। इनके कोई रिश्तेदार वगैरह? जी, इनकी सिस्टर नए गांव में रहती हैं और फादर सूरत में काम करते हैं। मैंने सब जगह फ़ोन करके बात की लेकिन किसी को विकास के बारे में कुछ नहीं पता है। सर आई एम वेरी मच वरीड, प्लीज़ आप जल्दी कुछ कीजिए। आप हाउसवाइफ हो? जी नहीं सर, मैं वसंत मीडिया प्राइवेट लिमिटेड में वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हाई सोसाइटी की लड़की की शादी ऐसे साधारण दिखने वाले लड़के के साथ? सर लव मैरिज का चक्कर होगा और क्या। ठीक है लेकिन जोड़ी अजीब है। मतलब कहाँ वो लड़की कहाँ ये लड़का। ये देखने में उसके मुकाबले उम्र में भी छोटा लग रहा है। हाँ सर, वो परसों आया था। 7 बजे उसकी ड्यूटी खत्म हो जाती है और तकरीबन 7 बजे ही वो यहाँ से निकल गया था। पर शायद वो कल नहीं आया था, तो यहीं से ऑफिस से किसी ने उसको फ़ोन भी किया था लेकिन उसने उठाया नहीं। सर समझ में नहीं आता, आजकल के लड़के बिना बताए छुट्टी कर लेते हैं, मुसीबत झेलनी पड़ती है हम लोगों को। विकास किस पोस्ट पे है? सर पोस्ट किसी पोस्ट पे नहीं सर वो तो ऑफिस बॉय है। वो शूटिंग पे टेप्स लाने ले जाने का काम करता है, बाकी का सामान भी लाता ले जाता है। कभी कभी वो ऑफिस का भी काम कर देता है। ऑफिस बॉय? मैं वसंत मीडिया प्राइवेट लिमिटेड में वाइस प्रेसिडेंट हूँ। लेकिन उसकी पत्नी तो वीपी है। और सुना है उन्होंने लव मैरिज की है। हेलो जी, मैं विकास पवार की वाइफ बोल रही हूँ। विकास वहाँ पे आए थे? नहीं। अरे ते याचं घर कुठे आहे आपला? विकासच्या बहिणीचं हे घर का आगे? ये लोग कहाँ गए? मीतू और उसके हस्बैंड तो बाहर गए, शायद मार्केट गए। मीतू के भाई विकास को जानती है ना? नहीं, मैं तो इतना नहीं जानती। वो मेरे बेटे के दोस्त है ना, वो जानता है। विकास बहुत मेहनत करता था साहब। एक दिन में मानो ट्रिपल जॉब करता था। ट्रिपल जॉब मतलब? साहब उसकी माँ बीमार रहती थी तो इलाज के लिए बहुत पैसा लगता था उसको साहब। तो एक दिन में 3 नौकरी करता था। सुबह सुबह जाके अखबार डालता था, उसके बाद एक ऑफिस में जाता था, वहाँ पे प्यून था। उसके बाद यहाँ पे टेकरी में एक गराज है, वहाँ पे नौकरी को जाता था। और हाँ साहब, छुट्टी के दिन भी वो वहीं पे काम करता था। और साहब एक दमड़ी बचा रहा था अपनी माँ के इलाज के लिए। और आज का मैच अब उनको जीतने का है। विकास, अरे बोल। चलना खेलने। वो पठानवाड़ी के छोकरों लोग के साथ मैच लगा है अपन का। अरे नहीं रे बाबा, मेरे को ऑफिस में ओवर टाइम पे जाने का है। और वो शाम को रशीद भाई के गैरेज में लेट पहुंचा ना तो भी पैसा काट देगा। मेरे को खा के तुरंत निकलने का है। पर तू ऑफिस से लंच करने घर काहे को आता है? तेरे ऑफिस में कैंटीन नहीं है क्या? कैंटीन है रे बाबा, लेकिन पैसा नहीं है। मम्मी का दिन का मेडिसिन 1000 रुपए का जाता है, मालूम है तेरे को? अरे हाँ, अरे तेरा वो भी है ना। हाँ चल फिर मिलते हैं बाद में। और सुनिए, हाँ। मैच के लिए ऑल द बेस्ट। हाँ, जीत के आना। अरे जीत के ही आएंगे, बहुत मिस करेंगे। चल चल बाय। और विकास कैसा है? अरे ठीक हूँ रे। अरे तेरी आई की तबीयत कैसी है अभी? ठीक नहीं है रे। अरे तू एक काम क्यों नहीं करता, उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती क्यों नहीं करता? नहीं तो बेचारी मर जाएगी रे। ऐसा मत बोल यार, मत बोल ऐसा। सॉरी, पर तू उसको कैसे भी करके प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कर। प्राइवेट में डालने के लिए पैसा किधर है मेरे पास? सर बेचारा हमेशा पैसे ही के टेंशन में रहता था, पर मुझे लगता है शादी के बाद उसका पैसे का टेंशन खत्म हो गया। कैसे? साहब पैसे वाली बीवी मिल गई ना उसको। अच्छा, ये
विकास और उसकी बीवी में रिश्ता कैसा था? साहब वो मेरे को नहीं पता साहब, वो उसकी बहन है ना मीठू, वो बता सकती है। सर विकास की बहन घर आ गई है। चलो। तेरे को मालूम था ना विकास और उसकी बीवी का कैसा रिश्ता है? मालूम था। फिर पुलिस को बताया क्यों नहीं? क्या बोल रही है आई? विकास मेरा दोस्त है, कैसे बताता? 7 रोज पहले विकास यहाँ आया था, लेकिन जब से मेरी आई की डेथ हुई है ना, वो कभी कभार आता है यहाँ। शादी से पहले तो यहीं रहता था ना? शादी के बाद भी दोनों यहाँ रहते थे, लेकिन कुछ दिनों पहले वो दहीसर शिफ्ट हो गए। मालूम नहीं क्यों और क्या बात थी उन दोनों के रिश्तों के बीच, मुझे कुछ अजीब सा लगता था। क्यों? क्योंकि उन दोनों में बहुत फर्क था। विकास तो 10वीं पास था और शिखा MBA थी। न जाने और क्या क्या करके रखा था उसने। वैसे भी वो बड़े घर की औरत है। पता नहीं उसने विकास में क्या देख के उससे शादी की थी। लव मैरिज थी ना दोनों की? वही, दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, पर कुछ दिनों पहले शिखा ने दूसरी कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। ये आपके पिताजी हैं? जी, सूरत में रहते हैं, बहुत कम आते हैं यहाँ। वैसे उनको कुछ पड़ी नहीं है। मेरी आई अस्पताल में थी, उसको कैंसर था, फिर भी 5-6 महीने में एक बार आते थे। 2 साल तक 2-2 नौकरी करके मेरे भाई ने मेरी माँ का इलाज किया था, फिर भी वो बची नहीं। इसमें विकास की फोटो नहीं है? है ना, वो विकास ही है। ये? हाँ। यादव, फिर ये किसकी फोटो है? ये तो विकास की पुरानी फोटो है। ये किसने दी आपको? सर, विकास ने तो मुझे यही फोटो दिया था। बोला संभाल के रखना, बहुत स्पेशल है, बहुत रेयर। मेरे पास इसके अलावा उसकी और कोई फोटो नहीं है। विकास इतना ऑर्डिनरी सा ऑफिस बॉय, एकदम साधारण फैमिली से, और आप कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट, फिर कैसे? 1 साल पहले हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। विकास ऑफिस के सारे छोटे बड़े कामों को बहुत अच्छे से निभाता था। उसकी डेडिकेशन देख के मुझे अच्छा फील होता था। तब वो मेरे ऑफिस के और पर्सनल कामों को भी करने लगा। हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। धीरे धीरे आई वॉज मैडली इन लव विथ हिम। लेकिन आप दोनों के सोशल स्टेटस में इतना बड़ा अंतर, फिर उसके बावजूद आपने शादी? प्यार में कोई ये सब कहाँ सोचता है। यादव, फोटो देखो। सर, PM रिपोर्ट आ गई है। इसके मुताबिक लड़के की मौत रात 12 और सुबह 2 के बीच में हुई है। अच्छा, इसकी तस्वीर सभी थानों में सर्कुलेट की? हाँ सर, कर दिए। और कुछ? कोई फोन, मिसिंग कंप्लेन? नहीं सर, कुछ भी नहीं। अभी भी लाश लावारिस है। सर एक्सक्यूज मी। हेलो, वसई पुलिस स्टेशन, PSI भोसले बोलते हैं। ओके सर, दहीसर पुलिस स्टेशन से फोन आया था। हमें जो डेड बॉडी क्रीक में मिली थी, उसके जैसे दिखने वाले एक लड़के की मिसिंग कंप्लेंट उनके पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई है। कॉमन क्रीक के किनारे ये लाश मिली थी। ये उसकी पोस्टमार्टम है, जो आज सुबह ही आई है। हत्या 15 तारीख को रात के 12 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे के दरमियान ही हुई। क्लोज रेंज से 2 गोली मारी गई है। बैलिस्टिक रिपोर्ट तो अभी तक आई नहीं है, लेकिन एक अंदाजा है कि .32 बोर का रिवॉल्वर ही इस्तेमाल हुआ है हत्या में। इस इलाके में जितने भी .32 बोर के वेपन्स होल्डर हैं, हम उनकी जांच कर रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई क्लू नहीं मिला है, कोई मैच नहीं हुआ है। ये भी हो सकता है कि रिवॉल्वर चोरी का हो या फिर यहाँ का हो ही ना। ये जो लड़का विकास पवार, ये दहीसर का है।
तो हो सकता है कि वेपन और किलर दोनों उस तरफ के हों। हम अपने इलाके में भी जांच शुरू करवाते हैं और केस टेक ओवर करने की प्रोसीजर इनिशिएट करते हैं। ठीक है, हमसे जो भी मदद चाहिए होगी तो बताइएगा। जरूर, थैंक यू। यादव, अपने इलाके में जितने भी .32 बोर के लाइसेंस होल्डर्स हैं उनकी एक लिस्ट बनाओ। ओके सर। सर, हमें विकास पवार की वाइफ शिखा को भी ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि उसकी मौत हो गई है। हाँ, कॉल करो। ओके सर, शिखा का फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। थोड़ी देर बाद फिर से ट्राई करो, अगर नहीं लगा तो उसके घर जाएंगे। ओके सर। जादव, फोन लगाओ उसको। सर, उसका फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। तुम इधर संभा। ओके सर। साहब सुबह 7 बजे मैं ड्यूटी पर आया, उसके पहले कोई दूसरा आदमी था और मेरे रहते मैडम नहीं निकली यहाँ से। ये तुम्हारा सीसीटीवी कैमरा? साहब वो कैमरे में लोचा है, तोड़ना पड़ेगा। सर, अंदर कपट खुला पड़ा है, तिजोरी भी खुली पड़ी है और शिखा पवार कहीं नहीं है। मतलब या तो शिखा भाग गई या फिर किसी ने उसे किडनैप कर लिया। सर, पहले शिखा के पति की हत्या हो जाती है और बाद में ये सब कुछ। ये पूरा मामला ही उल्टा है जादव। एक ऑफिस बॉय की एक वाइस प्रेसिडेंट के साथ शादी और अब ये सब वारदातें। अपने बीसीआरएस को अलर्ट करो और विकास पवार की फैमिली को बुला लो, उसकी बॉडी हैंड ओवर कर देंगे। ओके सर। विकास पवार की तलाश कुछ हैरान कर देने वाले रास्तों से गुजर रही थी। तस्वीर की गुत्थी सुलझी तो विकास की गोलियों से छलनी लाश सामने आई। लाश का भेद अभी सुलझा नहीं कि विकास की बीवी रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गई। ये दुर्घटनाएं आज हुई थी, पर इसके तार कहीं अतीत में छुपे थे जो अब खुलने वाले थे। विकास की जिंदगी नरक थी सर, नरक हो गई थी, नरक हो गई थी। चाय। नहाने के लिए पानी गर्म कर दो। हाँ प्लीज। अच्छा लिसन ना, बाथरूम में एक बार चेक करना कंडीशनर है या नहीं। तुम्हारी इस फटफटिया पे अगर मैं और बैठी ना तो मुंह के बल गिरूंगी। मेरी स्किन देखो, इतनी चिपचिप कर रही है, इतना डस्ट और पोल्यूशन सब कुछ चिपक जाता है स्किन पे। बाइक पे तो ऐसा ही होता है ना। बाइक पे अगर ऐसा होता है ना तो मैं अपने पापा के यहाँ से अपनी कार लेकर आ जाती, क्योंकि अब इस बाइक पे मैं और नहीं बैठ सकती। नहीं विकास, मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा है। ठीक नहीं लग रहा? मतलब इट्स सो डैम कंजस्टेड। मतलब चलने तक की जगह नहीं है यहाँ पर यार। यहाँ की लोकेलिटी एकदम फटीचर, सो डाउन मार्केट, नो प्राइवेसी एट ऑल। सुनो, तुम्हारी बहन बिना पूछे बिना नॉक किए सीधा घर के अंदर चली आती है। सुनो, अब इधर और नहीं, यहाँ प्लीज लेट्स मूव आउट। तुम ऐसा करो, किसी अच्छी लोकेलिटी में हमारे लिए ना 2 या 3 BHK ढूंढो। मुझे तो पता भी नहीं चल रहा था कि विकास ने उस लड़की के साथ शादी क्यों करी थी। शायद थोड़ी तड़क फड़क सी थी इसलिए होगा, पता नहीं। और हाँ, पोजीशन और पैसा था उसके पास, शायद इसीलिए जब तक मेरे आई का कैंसर का इलाज चलता रहा तब तक तो कैसे भी विकास अपनी तनख्वाह से खर्चा कर रहा था। जब माँ की तकलीफ बढ़ गई तो उसको प्राइवेट में भर्ती किया। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में तो खर्चा ज्यादा होता है, और खास करके कैंसर में। हाँ, कुछ महीने का 50-60 हजार तक खर्चा जा रहा था। इतनी तो विकास की तनख्वाह भी नहीं होगी, तब तो उसकी शादी भी नहीं हुई थी। मैंने पूछा था उससे तो उसने कहा कि उसने कहीं से लोन लिया है। सर, इससे अच्छा होता कि अपनी वो पुरानी गर्लफ्रेंड से शादी कर लेता तो। पुरानी गर्लफ्रेंड? हाँ सर, उसकी एक मंगनी हो चुकी थी और शिखा के लिए विकास ने मंगनी तोड़ दी थी। कौन है ये लड़की, कहाँ रहती है? सुमन, बंसीपाड़ा मालाड में रहती है वो। और सर, जब मंगनी टूट गई थी तो सुमन का बाप हमारे घर पे आके बहुत हंगामा किया था। ये सुधाकर गायकवाड़ का हिसाब लेना पड़ेगा। कहीं ये मामला बदलेगा तो नहीं। बेटे की सगाई टूटी और बाप ने मंगेतर की हत्या कर दी।
सर यहाँ तक कि वो उनके घर पे भी पहुंच गया था लड़ने के लिए। शिखा पवार का बैकग्राउंड चेक करो, कहाँ जाती थी, किससे मिलती थी, किसी क्लब की मेंबर थी क्या। और विकास पवार का बैंक अकाउंट चेक करो, और खास करके पिछले 6 महीने का ट्रांजैक्शन उसके ऑफिस से पता करो, कोई लोन वोन लिया है क्या उसने। ओके सर। विकास, जो एक सीधा साधा आम नौजवान था, अपनी माँ और परिवार के प्रति अपने फर्ज को पूरी ईमानदारी से अदा कर रहा था। अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसने अपनी जिंदगी में कुछ चौंकाने वाले फैसले लिए। उसने अपनी पुरानी प्रेमिका को छोड़कर शिखा के साथ प्रेम विवाह किया। क्या विकास स्वार्थी बन गया था? सुमन गायकवाड़ तो घर कुठे रे? सर पिछले 4 सालों से विकास और मेरा अफेयर था। फिर उसके कहने पर मैंने पापा से बात की, फिर हमारी सगाई हुई। सर सगाई से सबसे ज़्यादा खुश विकास था, लेकिन 1 हफ्ते बाद एक दिन अचानक। अरे तू अचानक? तो बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। तू रुक, ये रख ले। काय झाला? मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता। क्यों? मैं सच में मजबूर हूँ। पर विकास, हमारी एंगेजमेंट। विकास, विकास। अरे अंकल, क्या बोला तू? अंकल, क्या बोला तू? मेरी बेटी से सगाई तोड़ेगा तू? मेरी बेटी से सगाई तोड़ेगा तू? अंकल प्लीज। अरे तू क्या समझता है, क्या सुन तेरी बात? अंकल मेरी बात सुन। मेरी बेटी की जिंदगी खराब करेगा तू? काजल तू बाजू हट। तू जा यहाँ से। काजल तू बाजू हट। तू जा यहाँ से। सर उसके बाद विकास और मेरी मुलाकात कभी नहीं हुई। मुझे पता लगा कि उसने शादी कर ली है किसी अमीर लड़की से। उसी के ऑफिस में कोई एम्प्लॉय थी, बड़ी पोस्ट पर। तुम्हारे पिताजी ने उसको धमकी भी दी थी उसके घर जाकर? हो गेले होते। क्या करते हैं तुम्हारे पिताजी? सर एक बार ऑनर के पर्सनल बॉडीगार्ड है। इस वक्त कहाँ बार में होंगे? सर .32 बोर वेपन जिनके जिनके पास है उनके नाम की लिस्ट। दर्दी, तुला लो इन सभी लोगों को और इनके बुलेट के रिकॉर्ड्स निकालो। मगर सर शहर में 122 लोगों के पास लाइसेंस है, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। दर्दी, अगर ये केस हमें सॉल्व करना है तो ये तो करना ही पड़ेगा ना। अच्छा बैठ जा अभी। जा चुप बैठ। क्या हो रहा है? शांत बैठो। दारू पीने को आया, नौटंकी करने को? चलो बैठो। सुधाकर गायकवाड़ तुम्हारा नाम? हाँ साहब। वेपन है तुम्हारे पास? है ना साहब। देखो। लाइसेंस है इसका? हाँ साहब। सर लाइसेंस तो ओके है। .32 बोर। जादव, गन बैलिस्टिक टेस्ट के लिए भेजो। चल बैठ गाड़ी में। साहब बताओ तो सही, क्या हुआ है? सीधे से चलेगा या हम लेके जाएं? साहब सुनिए साहब, कितने बार बताऊं, मैंने नहीं मारा उस विकास को। हम अगर उस रोज वो मेरे घर में आया था तब मैंने उसे 2 झपड़ मार दी थी। क्या करता साहब? मेरी बेटी के साथ में सगाई करके उसने तोड़ दी थी। मेरा खून खोल गया था साहब। इतना खून खोल गया था कि अपने रिवॉल्वर से 2 गोलियां उसके सीने में उतार दी? नहीं साहब, वो हथियार मेरा नहीं है, मेरे बार मालिक का है। आज तक उसमें से एक भी गोली नहीं निकली है। आप चाहे तो रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं साहब। हाँ साहब, अगर उस दिन मेरी बेटी ने मुझे रोका नहीं होता ना तो मैं उसके खाल खींच लेता। जादव, इस सुधाकर की रिमांड बढ़ाओ, ऐसे मुंह नहीं खोलेगा ये। ओके सर। विकास के मैंने बैंक अकाउंट चेक किए, एक में 0 बैलेंस है और एक में 1000 रुपया। मतलब हॉस्पिटल का पेमेंट कैश से किया होगा? हो सकता है सर, मार्केट या किसी दोस्त के पास से उसने लोन लिया हो। हम लोग पता कर रहे हैं। और एक बात सर, उसकी माँ बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में 6 महीने से एडमिट थी, उधर ही उसकी मौत हो गई। मतलब अगर लोन लिया भी होगा तो उसी दौरान लिया होगा। सर और एक बात सामने आई है। क्या? वो शिखा अंधेरे में कोई इंजीनियर है, देवराज जोशी, उनकी बेटी है। पुलिस की छानबीन से मालूम हुआ कि विकास की मां को सरकारी अस्पताल से एक महंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में शादी के बाद ही डाला गया। शिखा को विकास से प्यार था, इस बात पर विकास के बैकग्राउंड को देखते हुए यकीन करना मुश्किल है। इसलिए पुलिस शिखा से जुड़ी हर चीज की गहराई से छानबीन करने लगी। मिस्टर देवराज जोशी, एक्चुअली मैं शिखा के बारे में कुछ। हमारी बेटी मिल गई क्या?
अभी तो नहीं। हम दोनों खुद शॉक थे। मास कॉम में मास्टर्स किया है मेरी बेटी ने। हमने बहुत अच्छी जगह उसकी शादी तय की थी। फिर एक दिन वो विकास को लेकर आई और बोली वो उससे प्यार करती और उससे शादी करना चाहती है। और ऐसे लड़के के साथ शादी? ऑफिस बॉय था वो। हमने अपनी बेटी को बहुत छूट दे रखी थी, कभी किसी चीज के लिए उसे मना नहीं किया था। मैंने उसे बोला भी कि तू अपने टाइप के लड़के से साथ शादी कर ले, पर वो जिद पर अड़ गई। बोली विकास के अलावा वो और किसी से शादी नहीं करेगी। शादी भी दोनों ने मंदिर में कर ली, हमारे बगैर। सर, शिखा के बारे में कोई पता, कोई क्लू मिला आप लोगों को? हम ढूंढ रहे हैं उसे। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो सबसे पहले आप हमें खबर कीजिए। जी सर। सर, सुमन के पिता सुधाकर गायकवाड़ की पिस्तौल हत्या में यूज किए गए .32 बोर के पिस्तौल के बैलिस्टिक रिपोर्ट से मैच नहीं हो रही है। हमें लगा था कि सुमन की मंगनी टूटने की वजह से सुमन के बाप ने विकास की हत्या कर दी, लेकिन मामला उससे ठीक उल्टा भी हो सकता है। वो कैसे सर? हो सकता है कि शिखा का कोई बॉयफ्रेंड रहा हो जिसको ठुकरा कर उसने विकास से शादी की हो और उस बॉयफ्रेंड ने विकास को मार दिया। हो सकता है सर। एक काम करो, शिखा के पिछले 6 महीने के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। उसके परिवार से और ऑफिस से पता तो लगाना होगा तो उसका पहले कोई चक्कर था या नहीं। सर, ये सुधाकर गायकवाड़ का क्या करे? फिलहाल छोड़ दो उसको। ओके सर। आपकी बेटी का शादी से पहले कोई लव अफेयर वगैरह? जी नहीं। करीब 6 महीने पहले इस कंपनी में ज्वाइन किया शिखा ने। अच्छा, उससे पहले वो कहाँ काम करती थी? इससे पहले वो सागर सक्सेना प्रोड्यूसर, उस कंपनी में थी वो। ऑफिस में किसी से कोई अफेयर वगैरह? एज फार एज शिखा इज कंसर्न्ड, आई डोंट थिंक सो। एक्सक्यूज मी सर। ठीक है, ओके। सर, शिखा का मोबाइल एक्टिव हुआ है। अभी अभी उसके मोबाइल से मुंबई के किसी नंबर पर फोन किया गया है। सर, शिखा का फोन जो पुणे में अभी अभी 20 मिनट पहले एक्टिवेट हुआ था, उस नंबर से मुंबई के इस नंबर पर फोन किया गया है। पुणे पुलिस को इन्फॉर्म किया? हाँ सर। अब मुंबई का नंबर कौन सा है? सर, ये नंबर सागर सक्सेना का है। सागर सक्सेना? इस नाम का जिक्र तो वसंत मीडिया ने भी किया था। हाँ सर, ये वही सागर सक्सेना है जिसके लिए विकास और शिखा दोनों एक ही कंपनी में काम किया करते थे, लेकिन अभी कुछ ही महीने पहले शिखा ने वो नौकरी छोड़ दी। सर, ये शिखा के पिछले 7 महीने के कॉल रिकॉर्ड्स हैं। इन रिकॉर्ड से साफ पता चलता है कि नौकरी छोड़ने के बावजूद भी शिखा आए दिनों सागर से बातें किया करती थी। विकास और शिखा दोनों सागर के लिए काम करते थे, फिर दोनों ने शादी कर ली और उसके कुछ महीनों बाद शिखा ने कंपनी बदल ली। अब शिखा फरार है और जहां कहीं भी है वहां से इस सागर सक्सेना को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। इस पूरे खेल में इस सागर सक्सेना भी एक बड़ा खिलाड़ी मालूम होता है। चलो इसको मिलते हैं। आपको तो पता है हमारे एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में ऐसा होता रहता है। मिस्टर सागर सक्सेना। सिन्हा साहब, मैं आपसे बात करता हूँ बाद में। यस सर, फोन आया था शिखा का। पहले मेरी कंपनी में काम करती थी वो। क्या बात हुई आपकी उससे? वो आपको तो पता ही होगा, शिखा के हस्बैंड की डेथ हो गई। किसी से कर्जा वगैरह लिया होगा। शिखा ने बताया कुछ लोगों ने उसके घर पे हमला किया, उसे किडनैप करने की कोशिश की, किसी तरह जान बचा के पूना भागी वो। फिर मैंने कहा कि इस तरह भागने से कुछ हासिल नहीं होगा, वहाँ के पुलिस वालों को कांटेक्ट करो। जो लड़का था विकास पवार, वो भी आपके यहाँ काम करता था? जी, मेरे यहाँ काम करता था। अब सब शिखा मेरी दूर की भतीजी लगती है। उसने मास कॉम किया तो उनके पेरेंट्स ने मुझे फ़ोन किया कि आपके ऑफिस में कोई जगह हो तो बताइए। मैंने कहा भेज दीजिए, यहाँ कर लेगी काम। ब्राइट लड़की है सर, 1-1.5 साल के अंदर सीनियर मैनेजर बन गई वो। और शिखा और विकास का अफेयर भी उसी दौरान हुआ? सर, ये यूथ लोग ऊंच नीच को कहाँ मानते हैं, कहाँ समझते हैं सर। कहाँ वो इंग्लिश मीडियम की लड़की मास कॉम वाली, उसके फादर इंजीनियर, और कहाँ वो बस्ती में रहने वाला ऑफिस बॉय। दोनों में कोई मेल नहीं सर। लेकिन वो कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है। तो जब पेरेंट्स ने मना किया तो भाग के मेरे पास आई, बोली अंकल आई लव विकास, अंकल हेल्प कीजिए। मैंने समझाया कि दोनों की हैसियत में बड़ा फ़र्क है, लेकिन नहीं मानी सर। जादव, इसका बैकग्राउंड चेक करो और ये विकास की माँ जिस हॉस्पिटल में एडमिट थी पता करो वहाँ के बिल विकास कैसे भरता था। ओके सर।
आपकी बेटी की न्यूज मिली है। कहाँ है वो? पुणे में है। हालांकि हम उससे अभी तक कांटेक्ट नहीं कर पाए। ये सागर सक्सेना आपके रिश्ते में है क्या? जी सर, वो हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। और ये जो शादी हुई, हमने सागर से पूछा कि ये कहाँ शादी कर रही है, तो उसने अपने हाथ खड़े कर लिए। बोला ये लव का मैटर है, मेरे बस में कुछ नहीं। बकवास कर रहा है सागर। मंदिर में शादी करवाने वो भी गया था, शिखा ने बताया मुझे। हाँ जादव सर, मैं उसी हॉस्पिटल के बाहर से बोल रहा हूँ जहाँ पर विकास की माँ को एडमिट किया गया था। सर, पूछताछ करने पर पता चला है कि विकास की माँ के हॉस्पिटल का बिल एक डेबिट कार्ड से पे हुआ है। किसके डेबिट कार्ड से? सर, सागर सक्सेना के। और सर, वो प्यार करने लगी थी उससे। मेरे पास आई, बोली अंकल हेल्प कर दीजिए। तो ये सब आप बता चुके हैं। मंदिर में आपने उन दोनों की शादी भी करवाई? हाँ, करवाई। अब घर वाले कन्यादान नहीं कर रहे थे तो किसी न किसी को तो करना ही था। मैंने उनके घर वालों को समझाया कि बच्चों की जिद के आगे झुकना पड़ता है, पर नहीं। उन्होंने कहा कि लड़की से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो क्या करता, मैं गया मंदिर, किया कन्यादान, करना पड़ता था, सामाजिक जिम्मेदारी। लेकिन ये सब आपने पहले नहीं बताया था। सर, शिखा ने प्रॉमिस लिया था मुझसे कि ये बात किसी को ना बताऊं। तो क्या करता मैं? विकास की माँ के हॉस्पिटल के बिल्स आपके डेबिट कार्ड से चुकाए गए थे, ये ना बताने का भी प्रॉमिस लिया था? नहीं सर, मैं नेकी करके ढिंडोरा पीटने वालों में से नहीं हूँ। नेकी कर दरिया में डाल। विकास की माँ का इलाज सरकारी हॉस्पिटल में हो रहा था तो तनख्वाह से सारा खर्च चल रहा था। उसके बाद तबीयत ज़्यादा बिगड़ी तो प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए तो खर्चा बढ़ गया। फिर ऑफिस में किसी ने बताया कि वो लोन ट्राई कर रहा है, तो मैंने कहा मैं पैसे दे देता हूँ। अब रिलेशन है तो सर हेल्प तो करना बनता ही है। बस अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपकी पत्नी से एक दो सवाल पूछना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल। सुधा, सुधी, अरे इधर आओ। साहब तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं। पूछिए साहब। अकेले में? हाँ ठीक है, पूछिए। शिखा को जानती हैं आप? जी। और उसके पति विकास को? हाँ। जोड़ी सही थी? मतलब सक्सेना साहब ने जो शादी करवा के दी, ये जोड़ी सही थी? क्या सही था साहब? एक नंबर का कमीना है वो सागर। अपने ही भतीजे के साथ इश्क लड़ा रहा था। वो रोज आती थी घर पे ऑफिस के काम से। घर तो ठीक था साहब, फिर वो अपने पति विकास के साथ आती थी घर पे। फिर वो लोग कहाँ जाते थे मुझे पता नहीं। पता नहीं उस विकास को क्या मजबूरी थी जो अपनी बीवी को इनके हवाले करता था। मेरे से रहा नहीं गया। मैं एक दिन उनके पीछे पीछे फार्म हाउस तक पहुंची और जो मैंने देखा, तू इधर काय कोई? तुम्हारी रंगरलिया देखने। देखा ना, अब जा। रिश्ते में ये तुम्हारी भतीजी लगती है और तुम हो कि ज्यादा डालेबाजी मत कर मेरे सामने। प्रीतपाल, प्रीतपाल। जी साहब। मैम साहब को लेके जाओ। एक नंबर का पेशर है मैं वो सागर। ये हमारा बेटा अनिल अपने बाप से नफरत करता है, नफरत। तुम्हारे पापा ने जो... पापा नहीं सागर सक्सेना, मैं पापा नहीं मानता उसको। वो एक नंबर का लड़कीबाज है, अपनी भतीजी के साथ सोता है और वो उसका हस्बैंड विकास दलाल है उसका। शर्म नहीं आती तेरे को अपने बीवी को ऐसे? मेरी माँ को कैंसर है, बीमार है, वो हॉस्पिटल में है। इलाज के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। हर दूसरे दिन आती थी वो घर पे। मैं बीवी सिर्फ नाम के लिए हूं उसकी। मेरी इस घर में इज्जत एक काम वाली बाई से ज्यादा नहीं है।
अंदर जो कुछ आपकी बीवी ने कहा बाहर भी सुनाई दिया होगा। कुछ कहना? सही कहा मेरी बीवी ने, गांवटी बीवी ने। अफेयर है मेरा, लेकिन मैंने किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं की। वो लड़की शिखा ने शादी तो कर ली, उसके बाद आई और आके रोने लगी। उसके पति के साथ उसका कुछ प्रॉब्लम चल रहा था। अरे सीधे गले लग गई मेरे को। मैंने बोला रुक, मैं बात करता हूँ तेरे हस्बैंड से। मैंने बुलाया, उससे बात की, पूछा क्यों रो रही है। तो जानते साहब क्या बोला उसने? बोला अगर आपसे लिपटती है तो लिपटने दो। उसे अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। एक सेकंड का तो मेरा दिमाग सटका साहब। फिर मैंने सोचा कि लड़का सामने से ढील दे रहा है, लड़की भी गले पड़ रही है, तो क्या डील कर लिया मैंने। और जब विकास की मां मर गई, उसे पैसों की वैसी जरूरत नहीं रही, लड़का डील से मुकरने लगा, तो आपने उसे रास्ते से हटा दिया? नहीं सर, ऐसा आप सोच रहे हैं। दरअसल ऐसा कुछ नहीं था। मुझे नहीं मालूम विकास को किसने मारा, क्यों मारा, और हो सकता है किसी और से लोन लिया और चुकता ना कर पाए हो। साहब वो तो मरा, लेकिन उसकी बीवी दर दर भटक रही है। उसे हम ढूंढ लेंगे। आप हमें बिना बताए शहर से बाहर मत जाइए। ठीक है। तुम प्रीतपाल सिंह हो क्या? जी साहब। सक्सेना साहब के बॉडीगार्ड? जी साहब। वेपन दिखाओ अपना। लाइसेंस है इसका? जी साहब। दिखाओ सर। .22 बोर और लाइसेंस सागर सक्सेना के नाम पर है। 15 तारीख को कहाँ थे? साहब वैसे तो हर वक्त मैं सक्सेना साहब के साथ रहता हूँ, ऑफ टाइम में ऑफिस में या फिर पीछे सर्वेंट क्वार्टर में। जी साहब। अरविंद सर, जिस रात और जिस जगह विकास की हत्या हुई, वहाँ के मोबाइल टावर के रिकॉर्ड्स निकालो। पता करो किन किन लोगों के मोबाइल उस वक्त एक्टिव थे। यस सर। सर हो सकता है कि ये डील सागर ने की हो और बाद में विकास ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। विकास ने उसे बोला होगा कि ये सारी बात वो पब्लिक को बता देगा। फिर क्या है, सागर ने विकास को टपका दिया होगा। लेकिन यहाँ पर मुझे एक बात खटक रही है। क्या सर? अनिल, सागर का बेटा, बहुत गर्मी है उसके दिमाग में। हाँ सर, वो तो अपने बाप को बाप तक नहीं मानता है। इस लड़के के सारे डिटेल्स निकलवाओ। आजकल के लड़के पूरा टाइम इंटरनेट पर बैठे रहते हैं, देखो क्या मिलता है। ओके सर। कहाँ जा रहा है? बैठ। मुझे कॉलेज जाना है, मेरे कॉलेज का वक्त हो रहा है। कॉलेज भी भेज देंगे, बैठ। चाय कॉफी पीते हैं। कॉफी संगा। बाप से बहुत नफरत करता है और माँ से बहुत प्यार। तो इसलिए तूने विकास को मार डाला ताकि सारा झमेला ही खत्म हो जाए। मैंने कुछ नहीं किया। ये क्या है? किसका हथियार है ये? ये मेरा नहीं है। किसका? वो मेरा बाप है ना, सागर सक्सेना, उसके बॉडीगार्ड का। प्रीतपाल? नहीं, उसका जोड़ीदार। बाबा हमेशा मेरा पिस्तौल लेके अपना फोटो खींचता था। कौन बाबा? साहब का बेटा अनिल। अभी वो गन किधर है? चोरी हो गया। मैं उसका एफआईआर भी किया थाने में। कहाँ से चोरी हुई तेरी गन? मालूम नहीं, लेकिन मैं कंप्लेंट भी किया। उसके बाद भी सागर साहब मेरे को काम पे से निकाल दिया। तेरा वेपन कहाँ से चोरी हुआ तुझे याद नहीं है? नहीं साहब। अभी याद आ जाएगा। डालो उसको गाड़ी में। लेकिन साहब मैं क्या साहब? सर वो अनिल, क्या उसको भी हवालात में लेना है? नहीं, उस पर अभी नजर रखो। उसको अरेस्ट किया तो उसके माँ बाप गर्दी मचा देंगे, इन्वेस्टिगेशन में हिंड्रेंस पैदा करेंगे। सबसे पहले जरूरी है मर्डर वेपन का मिलना। सर ये माधवराव बैंक में सिक्योरिटी का काम करते हैं। सर इनका ये सरकारी हथियार है, .32 बोर। ये सर 4 दिन पहले इन्होंने किसी दूसरे को उधार दिया था। उधार? हाँ साहब वो भी बहुत बड़े बिजनेसमैन का बॉडीगार्ड है साहब। उसने बोला कि उसका हथियार थोड़ा अटक के चलता है और वो और उसका साहब 2 दिन के लिए बाहर गाँव जाने वाला है, तो बोला 2 दिन में वापस कर देगा साहब। फिर साहब 2 दिन के लिए मैंने उसको अपना हथियार दे दिया, साथ में 2 गोली भी इस चैम्बर में था। इनको जब हथियार वापस दिया तभी इसमें गोलियां नहीं थी।
फिर साहब मैंने उससे पूछा कि गोली किधर गया है, मुझे अपने साहब को जवाब देना पड़ेगा। तो उसने बोला साहब कि वो साफ करते करते इधर उधर हो गया होगा, 2-4 दिन में वापस कर देगा। पर साहब अभी तक तो वापस नहीं किया। फिर साहब आप लोग का ये जांच शुरू हो गया तो मैंने साहब इनको बता दिया साहब। किसको दिया था हथियार? प्रीतपाल सिंह साहब। प्रीतपाल सिंह, वो जो सागर सक्सेना के वहाँ काम करता वही ना? हाँ वही साहब। जादव, गन बैलिस्टिक टेस्ट के लिए भेजो। ओके सर। सर, वो हथियार मैच कर गया है, खून उसी से हुआ है। साहब मैंने ही मारा विकास को। क्यों? मैडम ने बोला था। कौन मैडम? सुधा मैडम, सक्सेना साहब की बीवी। क्या बकवास कर रहा है, वो क्यों बोलेगी? क्या मालूम साहब, मुझे 3 लाख रुपए दिए थे, मैं विकास को वसई लेके गया, सुधा मैडम भी मेरे साथ गई थी। सर, ये सुधा सक्सेना के बैंक डिटेल्स हैं। इन डिटेल से पता चलता है कि सुधा सक्सेना के अकाउंट से 3 लाख रुपए विड्रॉल हुए थे, वो भी चेक से। पैसे सुधा ने खुद विड्रॉ किए थे? हाँ सर। सर, जहाँ पर विकास का मर्डर हुआ था वहाँ के मोबाइल टावर के डिटेल्स और ये मार्क किए हुए नंबर है वो अपने केस से संबंधित है। ओके। ये नंबर प्रीतपाल का है और ये नंबर शिखा का है। ये सुधा सक्सेना, मतलब वारदात की रात को ये तीनों वसई क्रिक के पास मौजूद थे। लेकिन सुधा सक्सेना शिखा के साथ मिलकर विकास को क्यों मारेगी? कुछ तो पेच है जादव। सुधा सक्सेना को लेके आओ यहाँ, अपने तरीके से पूछताछ करते हैं। बैंक के खाते के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, वो सब सागर ही देखता है। वो क्या है ना, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, 6 जमाती पढ़े हैं हम, वो भी गांव के स्कूल में। हाँ, लेकिन बैंक से 3 लाख रुपए तो निकाले ना आपने? वो सब मुझे नहीं पता, सागर ने मुझे जिस पे साइन करने के लिए बोला मैंने किया। ये चप्पल आपके, कोई दूसरे भी चप्पल है आपके पास? और भी चप्पल है पर ज्यादातर मैं यही पहनती हूँ। पर आप क्यों पूछ रहे हैं साहब? मैडम के चप्पल लेके लैब टेस्टिंग के लिए भेजो। ओके सर, चलिए। और घर से सागर के मंगा के वो भी भेजो। ओके सर। सर, शिखा फिर से एक्टिव हुई है। दिल्ली के एक दुकान में उसने अपने क्रेडिट कार्ड से एक ट्रांजैक्शन किया है। दिल्ली पहुंच गई? दिल्ली पुलिस को अलर्ट किया? हाँ सर। शिखा क्राइम सीन पे मौजूद थी। मुझे लगता है कि शिखा इस मर्डर में शामिल हो सकती है। उधर शिखा पुलिस के साथ आंख मिचौली खेल रही थी, इधर मुंबई में पुलिस की एक टीम सागर के बंगले पर उसके जूते बटोर रही थी। जूतों में जाने पुलिस को क्या सुराग मिलने को था कि एक नहीं, सागर के सभी जूते उठाकर फॉरेंसिक लेबोरेटरी भेज दिए गए। लैब रिपोर्ट के हिसाब से सागर और प्रीतपाल दोनों के जूतों पे वो क्रीक वाली मिट्टी पाई गई। मतलब दोनों के वहां मौजूद होने की संभावना है। सर, सुधा का मोबाइल लोकेशन उस वक्त वहीं का दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके चप्पलों में ऐसी मिट्टी नहीं है। उसकी वजह है जादव, उसका मोबाइल कोई और वहां लेकर गया था और वो कोई और नहीं, खुद सागर सक्सेना था। इस सागर सक्सेना से बात करनी होगी। चल बैठ। देखिए, गलत कर रहे हैं आप। ये जबरदस्ती महंगी पड़ेगी आपको। अपने वकील से बात करूंगा मैं। चल, ज्यादा छाड़ा मत बनो। मर्डर का चार्ज लगने वाला है तेरे पे। वसई क्रीक पे तू भी था ना? था, बिल्कुल था। देखिए साहब, वसई में मेरा फार्म हाउस है, वीकेंड पे जाता हूँ वहाँ, मॉर्निंग वॉक लेता हूँ तो जूते पे मिट्टी लग सकती है। हाँ, लेकिन तेरे जूते पे जो मिट्टी लगी है वो वसई के उसी एरिया की है जहाँ वो वारदात हुई। तो उससे ये तो साबित नहीं होता कि हत्या वाले रोज मैं क्रीक पे था। होगा होगा, सब साबित होगा। कि पुलिस तेरी बीवी नहीं है जो तेरी हर बात मान ले। जादव, सलूट। देख प्रीतपाल, एक बार फाइनली समझाता हूँ, ये तू अपने बॉस के लिए कुर्बानी दे रहा है ना, बेकार है। फांसी का फंदा मिलेगा तुझे, बीवी बच्चे तेरे सड़क पे भीख मांगेंगे और तेरा बॉस अपनी अय्याशियां वैसी की वैसी चालू रखेगा। और तुझे क्या मिलेगा? ठेंगा? सरकारी गवाह बन जा, सब कुछ ठीक ठाक सच सच बता दे। तूने क्या देखा, क्या सुना, क्या किया, किसके कहने पे किया। मेरा क्या फायदा? सदा मेरी रियायत मिलेगी।
सजा माफ भी हो सकती है, क्यों जादू? हाँ बिल्कुल। देख साहब जो कुछ पूछ रहे ना सब कुछ सच सच बता दे। मैं हमेशा सक्सेना साहब के साथ ही रहता था। शादी से पहले ही उनका अपनी भतीजी के साथ संबंध था। एक दूसरे से प्यार करते थे दोनों। फिर जब शिखा के माँ बाप ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी तो सक्सेना साहब और शिखा मैडम ने एक प्लान बनाया। उन्होंने विकास को उसकी माँ के इलाज के लिए पैसे के बदले एक झूठी शादी करने के लिए कहा और अपनी माँ की खातिर विकास मान गया। जब जब बोलूँगा इसको मेरे पास लेके आएगा। बाकी तेरी मदर के इलाज के लिए जो पैसा होगा भरता रहूँगा, समझा? विकास हर दूसरे दिन शिखा मैडम को कभी ऑफिस तो कभी फार्म हाउस पर छोड़ के जाता और उसकी हालत ठीक नहीं थी साहब, चिढ़ा हुआ था। शिखा मैडम से प्यार करने लगा था, उन्हें अपनी पत्नी मानने लगा था और एक दिन उसकी माँ गुजर गई। फिर अचानक उसके तेवर बदल गए साहब। ये सब बंद करो आप। क्या बंद करूं? इसके आगे मेरी वाइफ को लेके आपके पास नहीं आऊंगा मैं। शिखा वाइफ है तेरी, सिर्फ नाम की। डील ओवर। मुझे पैसे नहीं चाहिए क्योंकि मेरी माँ मर चुकी है। मैंने शिखा से तेरी शादी अपने वास्ते करवाई थी। अभी तेरी माँ मरती है कि जीती है उससे मेरे को क्या ले लेना। चल निकल इधर से, तेरा भेजा घुमा ना। प्रिंसिपल सागर साहब बहुत गुस्से में थे। उन्होंने फिर शिखा मैडम को फोन करके ऑफिस बुलाया। शिखा फौरन मेरे ऑफिस आओ। और विकास को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। आपने तो आज सुना है, मैं तो कई दिनों से झेल रही हूँ। मतलब ये कि इस पे पति होने का भूत सवार हो गया है। कल रात मेरे रूम में घुस आया था, बोलने लगा कि तुम मेरी वाइफ हो, फलाना ठिकाना। कुछ जैसे हो रहा है आजकल। अच्छा, सागर साहब के कहने पर शिखा मैडम अगले रोज विकास को लेकर फार्म हाउस आ गई। अरे आओ आओ आओ, इतनी देर कर दी? शिखा अंदर कॉफी रेडी है, लेके आओ। सागर साहब ने विकास को बोला कि अब वही होगा जो विकास चाहेगा। शिखा अब उसकी बीवी बनकर रहेगी। फिर हम सब डिनर के बहाने उसे क्रीक पर ले गए। साहब ने जैसे जैसे बोला था मैंने सब इंतजाम कर रखा था। सुधा मैडम का मोबाइल लोकेशन पे डालने का था। ये मोबाइल घर से लाया, मैडम को पता भी नहीं चला। और जिस वेपन से काम तमाम करना था सब मैंने रेडी कर लिया था। हम लोग सागर साहब की एसयूवी में वसई की तरफ निकल गए। जब हम लोग खाड़ी की तरफ बढ़े तो विकास को शक हुआ। फिर क्रीक पहुंचे तो विकास चीखने लगा। आजा आजा। अरे आजा। कहाँ लेके आए हो मुझे? मैंने सब देखा। कोर्ट में ये सब बताएगा? बोलूंगा साहब। माफी तो मिल जाएगी ना साहब? मिल जाएगी। बोल बस यार, तो बस। कहाँ भगाया तूने शिखा को? बता। बोल बोल। आप कितना भी मार लीजिए साहब, पर ये जबान नहीं खुलेगी। इतना तो तय है कि इस जुर्म में शिखा शामिल है, लेकिन किस तरह और कितनी, ये शिखा से ही पता लग सकता है। पुलिस ने सागर और उसके बॉडीगार्ड प्रीतम सिंह के खिलाफ हत्या और आपराधिक षड्यंत्र का मामला दर्ज किया। क्या शिखा भी इस हत्या और षड्यंत्र में शामिल थी? इसकी पुष्टि उसके मिलने के बाद ही हो सकती है। पुलिस अब भी उसको तलाश रही है। अनैतिकता, बुराई इंसान को सुख के क्षणिक पल जरूर देती है, पर फिर अपराध के गहरे सागर में डुबा देती है। अनैतिक रिश्ते अक्सर आपराधिक गलियारों तक ले जाते हैं, जो अंत में जेल की चारदीवारी में आकर ही खत्म होते हैं। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। मुझे बैग लगानी है, ठीक है? शैतानी मत करना, ओके? सुरभि जल्दी करो, और लेट करेंगे तो हाईवे में ट्रैफिक में फंस जाएंगे हम। अभिनव, ये तुमने अचानक से बुआ जी के यहाँ जाने का प्लान कैसे बना लिया? अरे तुमने ही तो बोला था कि बुआ जी की तबीयत खराब है, मिल के आते हैं, तो मैंने सोचा चलो मिल के आते हैं। पर वो तो मैंने तुम्हें पिछले हफ्ते बोला था ना। हाँ, एक्चुअली वो भुवनेश्वर में मेरी बिजनेस मीटिंग तय हुई है, तो मैंने सोचा अब एक पंथ दो काज हो जाएंगे। मतलब बुआ जी के यहाँ जाना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, बहुत ही कैलकुलेटिव हो तो। इस वक्त कौन आया होगा? भुवन आया होगा।
भाभी आपने एंटी वॉमिटिंग टैबलेट रख ली ना? तो सिर्फ यही पूछने के लिए इतनी रात को यहाँ पर आया है? अरे नहीं भैया, मैं तो बस यूं ही, मुझे लगा अगर आप लोगों को ज़रूरत होगी तो। अरे ज़रूरत होती तो मैं खुद तुझे फ़ोन करके बुला लेता। पर भैया मुझे तो लगा कि आप मुझसे कहेंगे कि मैं सुरभि भाभी को उनकी बुआ से मिलवा लाऊं। हाँ, मैंने सोचा कि इस बार सुरभि को मैं खुद साथ लेके जाऊँ। हाँ, एक पंथ दो काज। सर प्लीज हेल्प मी सर, मेरी वाइफ कहीं मिल नहीं रही सर, बहुत ढूंढा उसको। जरा ठीक से बताइए क्या हुआ था? सर हम बोलगंज में रहते हैं। आज मॉर्निंग में मैं, मेरी वाइफ सुरभि और मेरी बेटी रिद्धि बोलगंज से भुवनेश्वर जाने के लिए निकले थे सर। भुवनेश्वर को टिकट जी? सर भुवनेश्वर में मेरी वाइफ सुरभि की बुआ रहती है सर, वहीं जा रहे थे हम। सुबह गोविंदा मार्केट से गुजर रहे थे तो मेरी बेटी को भूख लगी तो उसने कहा कि मुझे कुछ खाना है, तो मैंने गाड़ी रोका और रिद्धि के लिए बिस्किट्स वगैरह लेने शॉप पे गया। बेटा चॉकलेट एंड बिस्किट, पानी भी लो। बेटा मम्मी कहाँ है? पता नहीं। बाहर गई थी क्या? नहीं। लेकिन गोविंदा मार्केट में तो सुबह से काफी भीड़ भाड़ रहती है, ऐसे कोई कैसे गायब हो सकता है? सर मैं खुद इस बात से हैरान हूँ सर। सर प्लीज कुछ पता कीजिए सर, प्लीज। सर गाड़ी हमने यहीं रोकी थी सर, बच्ची को भूख लगी थी तो मैं बिस्किट वगैरह लेने गया तो आके देखा तो मेरी वाइफ बैठी नहीं थी, तो मैंने आसपास सबको पूछा सर, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था सर। विवेक आसपास पूछताछ करो, देखो किसी ने कुछ देखा क्या। वक्त क्या हो रहा था उस समय? सर करीबन सुबह के 7 बजे होंगे। 7? हाँ आइए। सर सुबह आए हुए थे ये, अपनी बीवी के लिए काफ़ी परेशान भी थे, इसके अलावा सर कुछ पता नहीं मुझे। ठीक है आओ। सर सुबह 7:13 पर इसकी कार यहाँ के रुकती है, ये देखिए सर। बच्ची को ले जाओ। सुना है बहुत हंगामा मचा दिया तूने, बड़े बाजार में सबको यकीन दिला दिया कि तेरी बीवी गायब हो गई। चाल बहुत अच्छी थी लेकिन कामयाब नहीं हुई। कैसी चाल सर? आप ये क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। नौटंकी बंद कर,
जब तू गोविंदा आया तेरी गाड़ी में तेरी बीवी थी नहीं। अब ये पुलिस के पास मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए आ गया। क्या किया अपनी बीवी के साथ? सर मैं झूठ नहीं बोल रहा सर, वो गाड़ी में बैठी थी सर। आप ये कैसी बात कर रहे हैं? गोविंदा में जहाँ तूने गाड़ी रोकी थी वहां का सीसीटीवी फुटेज हमने चेक किया। अब एक भी झूठ बोला ना तो ऐसा सर, ये आप क्या कर रहे सर? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मुझे याद आया सर, गोविंदा से पहले मैंने माक्सी में गाड़ी रोकी थी और वो सर वो गाड़ी सुरभि ने रुकवाई थी सर। अभिनव, गाड़ी रोको, मैं आती हूँ। मैं थोड़ा नींद में था सर, मैंने सिर्फ गाड़ी के दरवाजे बंद होने की आवाज़ सुनी, मुझे लगा कि गाड़ी में बैठ गई सुरभि। गौतम सर, ये माक्ची से गोविंदा 26-27 किलोमीटर हुआ ना? सर 30 किलोमीटर से कम नहीं है। 30 किलोमीटर? और ये बोल रहा है कि 30 किलोमीटर तक इसे रियलाइज नहीं हुआ इसकी बीवी गाड़ी में है या नहीं। क्या करे इसका? सर कहो तो इसकी धुनाई कर दूं, सब कुछ सच बोलने लगा। आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते सर? ट्रस्ट मी सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे मेरी बीवी की फिक्र है सर। सुबह के 4 से 5 बजे होंगे जब मैं माक्सी में गाड़ी रोकी थी सर, इतने सुनसान अकेले वो सर, मुझे मेरी बीवी की फिक्र है सर। प्लीज उसका पता लगाइए सर, आई नीड योर हेल्प सर। मैं झूठ नहीं बोल रहा सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा। बेटा तुम लोग जब कार से आ रहे थे मम्मी थी? हाँ। बेटा जब मम्मी गाड़ी में थी तो कहाँ चली गई? मुझे पता नहीं, मैं तो सो रही थी। फिर मैं उठी, फिर मुझे भूख लगी। फिर तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए बिस्किट चॉकलेट लाए और पूछा मम्मी कहाँ है? लेकिन मम्मी तो नहीं थी ना, कहाँ गई? रिद्धि बेटा, मैंने बीच में एक बार गाड़ी भी रोकी थी। बस हमने पूछ लिया जो पूछना था। सर इसका मतलब यह है कि अभिनव ने अपनी बीवी के साथ जो कुछ भी किया वो तब किया जब इसकी बेटी सो रही थी। सर इसकी बातों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। सर ऐसा कैसे हो सकता है कि 30 किलोमीटर तक इसे पता ही नहीं चला कि उसकी बीवी उसकी कार में है या भी नहीं? सर एकदम सफेद झूठ बोल रहा है। गौतम अगर झूठ बोल भी रहा है तब भी उसको एक मौका देना चाहिए। सर माक्ची में सुनसान हाईवे पे एक औरत का होना नॉट सेफ। उसको माक्ची लेके जाओ। ठीक है सर। कुछ याद आया? सब लगता तो यही है, लेकिन मैं श्योरली नहीं बोल सकता सर। सब वो शायद वो आगे मैंने गाड़ी रोकी थी सर एक बार। पक्का? हाँ। रोको यहाँ पे। ये जगह शायद मैंने यही गाड़ी रोकी थी सर। आसपास देखो, इसकी बीवी को किसी ने देखा है क्या? ओके सर। क्या इस औरत को सुबह 4:30-5 बजे के करीब यहाँ देखा था? सर हम लोग तो यहाँ 6 बजे के बाद आते हैं, उस समय तक यहाँ पर ऐसी किसी औरत को नहीं देखा हमने। अब मैं कोई कहानी सुनना नहीं चाहता। क्या किया अपनी बीवी के साथ? मैं कोई कहानी नहीं बना रहा सर। चल मान लिया कि तू कोई कहानी नहीं बना रहा, तेरी बीवी तो पढ़ी लिखी है। अगर उसका फोन तेरी गाड़ी में छूट गया तो कोई पीसीओ ढूंढ के तो तुझे कांटेक्ट कर सकती है ना। यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सर। अगर उसने मुझे फोन नहीं किया इसका मतलब वो कोई मुसीबत में है सर। मुसीबत में छोड़ा किसने? तूने ना। क्या पता तेरा क्या इरादा था? सर लेकिन आप ये मैं यहाँ पर आया बीवी की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने, आप मुझे यहाँ पर इसके परिवार का पूरा डिटेल्स लो इससे और फिर इसको तोड़ के पूछो कि बीवी के साथ क्या किया। सर ये आप गलत कर रहे हैं सर। सर ऐसा मैंने कुछ नहीं किया सर। गौतम सर, अभिनव की कॉल रिकॉर्ड्स निकालो, पता करो उसका अपनी बीवी के साथ रिश्ता कैसा था।
उसने कहा कि वो भुवनेश्वर एक बिजनेस मीटिंग के लिए और सुरभि की बुआ से मिलने के लिए जा रहा था। पता कर उसका भुवनेश्वर जाने का रीजन यही था या नहीं, और संबलपुर से लेके गोविंदा तक जितने भी सीसीटीवी हाईवे पे सबका फुटेज निकालो। ठीक है सर। हेलो, अभिनव के भाई भुवन बात कर रहे हो? हाँ, लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? मैं गोविंदा पुलिस से पीएसआई गौतम बात कर रहा हूँ। जी, सुरभि मेरी बड़ी बहन का नाम है। क्या? दीदी गायब है? सुरभि एक पढ़ी लिखी समझदार औरत थी जिसने अब तक न अपने पति और न ही किसी रिश्तेदार से संपर्क किया था, लेकिन वो गायब कहाँ थी। पुलिस उसको ढूंढने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी, लेकिन उसका मिलना नामुमकिन सा लग रहा था। हाँ तो बस सर, मैंने मागची टोल की फुटेज चेक की है। बोलगंज से वापस आते वक्त अभिनव की गाड़ी ने करीब 4 बजे मागची टोल क्रॉस किया था। उस वक्त गाड़ी में अभिनव, उसकी बीवी सुरभि और बेटी रिद्धि तीनों मौजूद थे। और सुरभि मागची से गोविंदा के बीच कहीं गायब हुई है। एक काम करो, मागची से लेके गोविंदा तक का स्ट्रेच अच्छे से चेक करो। आप सुरभि की बुआ जी हैं? हाँ जी। हमें पता चला है कि सुरभि अपनी बेटी और अपने पति के साथ यहाँ आपसे मिलने आने वाली थी, लेकिन उसके पति अभिनव ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट की है। हमें लगता है कि सुरभि के गायब होने में अभिनव का ही हाथ है। सर, आपको जरूर कोई गलत फहमी हो रही है। भैया से भूल हो सकती है, लेकिन वो भाभी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकते। तुम अपने भाई की बात का यकीन आसानी से कर सकते हो, हम नहीं। 30 किलोमीटर तक उसने रियलाइज नहीं किया कि उसकी बीवी गाड़ी में है या नहीं। उसको भूल बोल रहे हो तुम? सर, भैया ऐसा कर सकते, और काम की धुन में उन्हें आगे पीछे का कुछ दिखाई नहीं देता है। वो तो पहले भी ऐसा कर चुके हैं। हेलो हेलो भुवन, तुम्हारे भैया मुझे यहाँ मार्केट में फिर से भूल के चले गए हैं और यहाँ मुझे बहुत देर से कोई ऑटो भी नहीं मिल रहा है। तुम प्लीज आके मुझे पिकअप कर लोगे? सर, भैया भुलक्कड़ स्वभाव के, उनसे भूल हो सकती है, लेकिन वो कोई क्राइम नहीं कर सकते। वो अपनी वाइफ और बेटी से बहुत प्यार करते हैं। सर प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए। अब तुम्हारे भैया ने ये सब भूल से किया या सोच समझ के किया, जब तक पता नहीं लग जाता उसे छोड़ नहीं सकते। सर, लेकिन भैया के साथ तो रिद्धि भी थी। रिद्धि को हमने उसकी मौसी काव्या के यहाँ भेज दिया। डोंट वरी अबाउट। मैं भैया से एक बार मिल सकता हूँ क्या? भैया, आप ऐसी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? आप भाभी को ऐसे बीच रास्ते में छोड़ा है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भुवन। मैं अपने धुन में इतना खोया हुआ था कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन जैसे लोग सोच रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। मैंने कुछ नहीं किया। तो समझ रहा ना मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कुछ नहीं किया। जाहिर है कि अभिनव का भाई उसके फेवर में ही बोलेगा। सुरभि की बुआ का क्या कहना? सर, बुआ ने भी अभिनव के ऊपर शक नहीं जताया। हाँ, लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं था कि सुरभि और अभिनव उनसे मिलने भुवनेश्वर आने वाले। मतलब अभिनव ने झूठ बोला? हाँ सर, लेकिन सर अभिनव की भुवनेश्वर में बिजनेस मीटिंग कंफर्म थी। ये भी उसकी कोई ना कोई तो चाल है। सुरभि के साथ जो कुछ हुआ वो मागची और गोविंदा के बीच हुआ। हो सकता है कि उसको मार के उसकी बॉडी कहीं डंप कर दी हो। हर पॉसिबिलिटी चेक करो। ठीक है सर। सुरभि किस हाल में होगी यह भी रहस्य बना हुआ था, पर अभिनव कोई साजिश कर रहा था या उसने भूल से सुरभि को छोड़ा था, ये राज अब भी सुरभि की तलाश पर ही निर्भर करता था। लेकिन फिलहाल सुरभि से जुड़ी कोई भी सूचना नहीं मिल रही थी। इसी दौरान पुलिस को गोविंदा और नाकुची के बीच एक अज्ञात लाश मिली। सर, कुछ टाइम से अभिनव का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था और तब से वो बहुत परेशान रहने लगा था और इसी वजह से उन दोनों में झगड़े होने लगे थे। किस तरह के झगड़े? अब सर, किसी के घर के अंदर तो झांक के देखा नहीं जा सकता, लेकिन मुझे तो लगता है उन दोनों के झगड़े के पीछे अभिनव के भाई भुवन का हाथ है। बट भुवन कैसे हो सकता है? अब सर, ये तो आपको अभिनव ही बता सकता है। वैसे शादी के कुछ समय बाद ही अभिनव ने खुद से भुवन को अलग कर दिया था। और अब सुरभि गायब है। सर, अभिनव और सुरभि के बीच झगड़े उनकी बेटी के पैदा होने के बाद शुरू हुए। मुझे लगता है सर, झगड़े की वजह माँ और बेटी की बीमारी हो सकती है। सर, जब रिद्धि का जन्म होने वाला था तब हमें पता चला कि सुरभि भाभी को हीमोफीलिया, फिर रिद्धि को भी हीमोफीलिया हो गया, जिस कारण से उनके ब्लड प्लेटलेट्स अक्सर कम रहते हैं
और सर ये बीमारी ऐसी कि अगर एक बार कोई चोट या खरोच लग जाए तो खून रुकना बंद नहीं होता। मतलब इलाज का खर्चा रेगुलर, और अभिनव का बिजनेस भी ठीक नहीं चल रहा था। काफी तंग आ गया होगा ना अभिनव? सर भैया परेशान तो बहुत रहते थे, लेकिन इस वजह से कभी भैया और भाभी के बीच में कोई लड़ाई नहीं हुई। लेकिन झगड़े होते थे। सर अगर किसी इंसान की कमाई कम और खर्चे ज्यादा हो तो उसका फोकस फैमिली से हट के काम पे ही हो जाता है, और जबकि रिद्धि और भाभी को अच्छी देखभाल की जरूरत थी। अभिनव, तुम मेरी दवाइयाँ ले आए? अभिनव, मैंने तुम्हें टेक्स्ट किया था, तुम मेरी और रिद्धि की दवाइयाँ लाए कि नहीं लाए? तुमको जो कुछ मंगाना है वो भुवन को बता दो, वो ले आएगा, ठीक है? सब कुछ भुवन करेगा तो फिर तुम क्या करोगे? काम, तभी तो तुम्हारी दवाई का खर्च पूरा होगा। अगर तुमने पहले से अपना ध्यान दिया होता तो तुम्हारी ये बीमारी रिद्धि को नहीं लगती। रिद्धि के जन्म से पहले ही हमें पता था कि मुझे ये बीमारी है, फिर भी बच्चा तुम्हें चाहिए था मुझे, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम्हारी वजह से उसको हीमोफीलिया हो जाएगा। नहीं पता था मुझे। सर हो सकता है कि सुरभि की बीमारी के खर्चों से तंग आकर उसने सुरभि को गायब कर दिया। लेकिन हीमोफीलिया उसकी बेटी को भी। सर हो सकता है कि बेटी को सिंपैथी पाने के लिए रखा ताकि उसके झूठ पे पर्दा डाल सके। हेलो, सुरभि हीमोफीलिया की मरीज थी, हो सकता है उसके साथ ऐसा कुछ हो गया हो जिससे वो हॉस्पिटलाइज हो गई। लेकिन सर मार्क्सी और गोंदिया के भी जितने भी हॉस्पिटल है मैंने सभी जगह चेक किया, सुरभि के बारे में कोई लीड नहीं मिली है। सर मार्क्सी पुलिस स्टेशन से कॉल आया था। कल उन्हें मार्क्सी गोविंदा हाईवे के ऊपर एक औरत की लाश मिली थी। सुरभि? सर उन्हें जो लाश मिली वो जंगली जानवरों ने आधी खाई हुई थी। लाश को पहचानना मुश्किल हो रहा है, शायद हो सकता है वो सुरभि ही हो। नहीं, ये मेरी बहन नहीं हो सकती है। सर मैं कोई चाल नहीं चल रहा सर, मैं आपको बोल रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया। आप सुरभि का पता लगाइए प्लीज। वही पता लगा क्या रहा, लाश मिली है उसकी। तूने खुद मरा या किसी से मरवाया? सर क्या बोला? मेरी बीवी, वो मेरी बीवी है। ये बीवी बीवी करना बंद कर दे। अगर उसको बीवी मानता ना तो ऐसे बीच सड़क में छोड़ के भागता नहीं। क्या पता तू अपनी बेटी को भी मारना चाहता होगा। क्या बात कर रहे हो? कैसी बात कर रहे सर? आप मेरा विश्वास कीजिए सर, मैं कुछ नहीं कर सकता। कैसे कर लूं तेरा विश्वास? भुवनेश्वर में उसकी बुआ के वहां लेके जाने वाला था ना, उसकी बुआ को मालूम तक नहीं। तेरा पहले से इरादा था उसको मारने का, और इसीलिए ये बुआ वाला बहाना बना के तूने उसको गाड़ी में बिठाया। नहीं सर, मैंने सुरभि को बोला था बुआ को फोन पे, लेकिन ऐसा भद्दा आरोप मुझ पर मत लगाओ सर। मैंने अपनी बीवी को नहीं मारा सर, मैं बहुत प्यार करता हूँ सर। मेरी एक ही गलती हुई सर, मैं हाईवे में कुछ भूल कर चला है सर, मैंने कुछ नहीं किया। सर मैंने अभिनव के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। सर उसके रिकॉर्ड में किसी भी सुपारी किलर का नंबर नहीं मिला है, लेकिन सर कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से दिन में घंटों बात किया करते थे जीजा और साली। जी सर, हमें काव्या से बात करनी है। चल बोल, कब से चल रहा है तेरा और काव्या का चक्कर? क्या सर? ऐसा कुछ नहीं चल रहा सर, बस वो क्या कि सुरभि मेरे फोन से उससे बात करती थी बस। अच्छा, तो सुरभि ने मोबाइल फोन गेम खेलने के लिए खरीद रखा था? नहीं सर, वो नौटंकी बंद कर, समझा? क्यों मारा सुरभि को? सर मुझे सुरभि दीदी जीजा जी के नंबर से कॉल करती थी, क्योंकि मेरा और जीजा जी का नेटवर्क सेम है, तो कॉलिंग फ्री थी। तुम दोनों का सिर्फ मोबाइल नेटवर्क नहीं, इरादे भी सेम थे, सुरभि को खत्म करने। और ये फ्री कॉलिंग वाली बात तुम दोनों के प्लानिंग का हिस्सा है। सर आप ये क्या बोल रहे हैं? जीजा जी दीदी को बीच रास्ते में भूल आए और आप मुझे। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुमने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया वो अभिनव ने किया। नहीं सर, जीजा जी दीदी के साथ ऐसा कर ही नहीं सकते। हाँ ये बात सच है कि वो भुलक्कड़ है, लेकिन तुम्हें रोज फोन करना वो भूलता नहीं था। सर मैं कह रही हूँ ना,
सुरभि दीदी मुझे जीजा जी के नंबर से कॉल करती थी। गौतम, लगता है अभिनव और काव्या सोच के बैठे कि अगर फंस गए तो क्या बोलना है। काव्या के कॉल रिकॉर्ड निकालो। हो सकता है कि अभिनव ने नहीं बल्कि काव्या ने उस कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया। ठीक है। सुरभि को गायब हुए 15 दिन बीत चुके थे। क्या वो किसी बड़ी मुसीबत में थी या फिर किसी अपराध का शिकार बन चुकी थी? वहीं उसकी बेटी अपनी मां के इंतजार में थी, जो अब मजबूरन अपने पिता से भी दूर हो चुकी थी। सर, काव्या का पति प्रतीक आया है, वो आपको कुछ बताना चाहता है। भेजो। ओके सर। सर, मैं मर्चेंट नेवी में जॉब करता हूँ। 6 महीने घर पर रहता हूँ और 6 महीने ड्यूटी पर। मुझे हमेशा से शक था कि मेरी बीवी काव्या का अफेयर किसी ना किसी के साथ जरूर होगा, लेकिन मुझे अंदाजा भी नहीं था कि उसका अफेयर उसी के जीजा अभिनव से होगा। तो जैसे आपको शक था, हो सकता है सुरभि को भी शक रहा हो। कभी सुरभि ने इस बारे में आपसे बात करने की कोशिश की? सर, मेरी काव्या की बहन से कोई बोलचाल नहीं थी। मुझे तो लगता था कि वो भी ऐसी ही होगी जैसी काव्या थी। क्या मतलब? मतलब सर, सुरभि भी कम नहीं थी। मुझे तो लगता था कि उसका भी अभिनव के भाई भुवन से कुछ ना कुछ चक्कर जरूर होगा, और इसलिए तो दोनों भाई अलग रहते थे। सर, ये तो काव्या का हस्बैंड प्रतीक है। ये यहाँ क्यों आया था? सुरभि और काव्या का कैरेक्टर बताने के लिए आया था। कह रहा था कि अभिनव और काव्या का ही नहीं, सुरभि और भुवन का भी अफेयर हो सकता है। लेकिन सर, मैंने अभिनव और काव्या इन दोनों के फ़ोन रिकॉर्ड चेक किए हैं। सर, दोनों के फ़ोन रिकॉर्ड में कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला है। और जब जब इन दोनों की फ़ोन पे बात होती थी, अभिनव की फ़ोन लोकेशन हमेशा उसके घर की रही थी। सर, मुझे लगता है इस प्रतीक का ऐसा बयान देना, इसका मकसद कुछ और ही है। क्या मकसद उसका? सर, काव्या और सुरभि के पेरेंट्स की डेथ के बाद उनकी बुआ उनके फादर के घर में ही रहने लगी थी। सर, उसी दौरान बुआ ने यह कहा था कि उनकी मौत के बाद वो घर दोनों दामादों के नाम कर देंगी। इस सिलसिले में मैंने बुआ से पूछताछ भी की। सर, उनका कहना है कि काव्या अपने पति प्रतीक से ज़्यादा खुश नहीं थी। प्रतीक छोटी छोटी बातों पर उस पर शक किया करता था। जबकि अभिनव के बारे में उन्होंने कहा है कि अभिनव थोड़ा भुलक्कड़ जरूर है, लेकिन सुरभि का मर्डर नहीं कर सकता। गौतम, लेकिन प्रतीक ने एक बात तो नहीं बताई है। मान लो कि सुरभि और भुवन का चक्कर था, अभिनव के पास सुरभि को मारने का मोटिव था। सर, मोटिव तो हो सकता है, क्योंकि जब मैंने पड़ोसी से पूछताछ की तो उन लोगों ने भी भुवन की तरफ इशारा किया था। और सर, अभिनव और सुरभि की शादी के बाद ये भुवन उनसे अलग भी रहने लगा था। पता लगा ये भुवन अलग क्यों रहने लगा था, और भुवन और सुरभि के अफेयर की बात में सच्चाई कितनी? ठीक है सर। अभिनव और सुरभि की शादी से पहले दोनों भाइयों में बहुत प्यार था, लेकिन शायद शादी के बाद सुरभि को लेकर दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ। अभिनव तो काम में बिजी रहता था, लेकिन भुवन ने घर पे आना बंद नहीं किया था। भाई की गैर मौजूदगी में वो अक्सर आता जाता रहता था। सर, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते? भैया के पास टाइम नहीं रहता था और भाभी और रिद्धि की तबीयत खराब रहती थी, इसीलिए मैं उनकी देखभाल के लिए वहां आता जाता था। वैसे आ जाके देखभाल करने में तो काफी परेशानी होती होगी। अलग रहने के लिए क्यों चले गए? सर, मैं सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ। रिद्धि के जन्म के बाद मैं अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता था, इसीलिए मैं उनसे अलग रहने लगा। जबकि भैया और भाभी तो चाहते भी नहीं थे कि मैं उनसे अलग रहूं। सर, मार्क्सी गोविंदा हाईवे के पास जिस औरत की बॉडी मिली थी वो सुरभि नहीं है। सुरभि की उम्र 30 साल है और वो हीमोफीलिया की पेशेंट है, जबकि जो बॉडी हमें मिली है उसकी उम्र 40 साल है और उसमें हीमोफीलिया के सिम्टम्स नहीं मिले। सर, इसकी मौत 2 बजे से 4 बजे के बीच में हुई है, जबकि सुरभि को 4 बजे के आसपास अपने पति अभिनव के साथ मार्क्सी टोल नाका क्रॉस करते हुए देखा गया और उस समय वो सही सलामत थी। लेकिन सुरभि मार्क्सी और गोविंदा के बीच ही गायब हुई, और जिस रात सुरभि गायब हुई उसी रात उस औरत का मर्डर हुआ। ये कुछ ज्यादा ही बड़ा कोइंसिडेंस है। अगर मरने वाली सुरभि नहीं थी तो सुरभि अब कहाँ है? और अगर सुरभि सही सलामत है तो फिर उसने अपने परिवार से कांटेक्ट क्यों नहीं किया? एक काम करो, मार्क्सी और गोविंदा के बीच फिर से अच्छे से पूछताछ करो, और जो लाश हमें मिली है
उसका आइडेंटिफिकेशन कराने की कोशिश करो। ठीक है सर। सुरभि अब कहां थी, ये रहस्य अब और भी गहरा होता जा रहा था और सुरभि के गायब होने से अब इस केस में ऐसे सवाल खड़े होने वाले थे जो पुलिस की थ्योरी में 180 डिग्री का घुमाव लाने वाले थे। हेलो सर, मैं बोलगंज पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर जीवन बोल रहा हूँ। जी कहिए। सर, मुझे सुरभि के मिसिंग केस के बारे में पता चला तो सोचा आपसे बात करूं। कुछ साल पहले सुरभि ने अपने पति अभिनव के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया था। उसके बाद हमने उसके पति को अरेस्ट भी किया, बट उसने तुरंत केस वापस भी ले लिया। सुरभि जी, जब आपको केस वापस ही लेना था तो आपने अपने पति के खिलाफ केस फाइल ही क्यों किया? सर, मैं सिर्फ अभिनव को सबक सिखाना चाहती थी कि मैं कोई अबला नारी नहीं हूँ। आपको अंदाजा भी है आपके केस वापस लेने के बाद वो आप पर मानहानि का मुकदमा कर सकता है। सर, ना तो उसके पास इतना वक्त है और ना ही ये सब करने के लिए दिमाग। बस मैं चाहती हूँ कि वो मुझ पर फिर से हावी ना हो। गौतम, अगर अभिनव को नीचा दिखाने के लिए सुरभि झूठी पुलिस कंप्लेंट फाइल कर सकती है तो अभिनव से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए कोई बड़ा गेम भी खेल सकती है। सर, मैं कुछ समझा नहीं। काव्या के पति ने हमें बताया कि सुरभि और भुवन का चक्कर हो सकता है। पड़ोसियों से भी हमें ऐसी बातें सुनने को मिली। हो सकता है कि किसी औरत का मर्डर करवा के सुरभि उसे अपना मर्डर दिखाना चाहती हो। हाँ तो बस। तो जिस रात उस अज्ञात औरत का मर्डर हुआ था उसकी अगली सुबह वहीं पास के पुलिस स्टेशन में एक कमला नाम की औरत की मिसिंग रिपोर्ट फाइल की गई थी। सर, कमला प्रोस्टिट्यूट थी और कमला की मिसिंग रिपोर्ट उसकी 16 साल की बेटी और उसके पड़ोसियों ने करवाई थी। जो लाश हमें मिली है उसका डीएनए कमला की बेटी से मैच करवा के दे और इस कमला के बारे में सब कुछ पता करो। उसका कनेक्शन सुरभि मिसिंग केस से हो सकता है। ओके सर। गौतम, पूरे चांसेस हैं कि इस कमला नाम की प्रोस्टिट्यूट का मर्डर करवा के सुरभि उसे अपना मर्डर दिखाना चाहती है। अभिनव ने बताया था कि सुरभि उसकी बुआ को फोन करके बताने वाली थी कि वो लोग भुवनेश्वर आ रहे हैं, लेकिन सुरभि ने ऐसा किया नहीं। हो सकता है कि अभिनव के भुलक्कड़ स्वभाव का फायदा उठा के उसी ने मागची के पास गाड़ी रुकवाई। मैं आती हूँ। उसे यकीन होगा कि अभिनव गाड़ी में उसकी एब्सेंस को नोटिस नहीं करेगा। लेकिन सर, जो बॉडी मिली थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत सुरभि के मागची पहुंचने से पहले हो चुकी थी। आपको वाकई लगता है कि सुरभि ऐसा कुछ कर सकती है? गौतम, हो सकता है मेरी थियरी गलत हो, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर सुरभि सही सलामत है तो उसने अपने परिवार को कांटेक्ट अब तक क्यों नहीं किया। एक काम करो, सुरभि के पिछले सारे कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। ठीक है सर। सर, पहले आपने बोला कि मैंने सुरभि को मार दिया, अब आप ये बोल रहे हैं कि सुरभि ने किसी और औरत को मरवा के ये साबित करने की कोशिश करी कि वो जिंदा नहीं है। लेकिन उसने तुम्हारे खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस की झूठी कंप्लेंट भी लिखवाई थी। हाँ, क्योंकि वो मुझसे गुस्सा थी सर, लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है सर। तुम्हें भी ऐसा ही लगता है? हाँ सर, भाभी ऐसा नहीं कर सकती। अगर ऐसा कर नहीं सकती तो फिर गायब क्यों? सर, सुरभि के कॉल रिकॉर्ड में कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला है, लेकिन सर एक बात तो कंफर्म है, अभिनव से ज्यादा भुवन से बात करती है। भुवन की कॉल रिकॉर्ड्स अच्छे से स्कैन करो और भुवन का फोन सर्वेलेंस में रखो। हो सकता है सुरभि और भुवन एक दूसरे के टच में हो। ठीक है सर। सुरभि का गायब होना सुरभि के चरित्र और भूमिका पर कई सवाल खड़े कर रहा था, पर हकीकत क्या वाकई ऐसी ही थी जैसा अनुमान लगाया जा रहा था? सर, मैं दूध की डेयरी में काम करता हूँ। रोज सुबह 4 बजे यहाँ से डेयरी के लिए निकलता हूँ। बुधवार 4 बजे मैंने एक औरत को यहाँ खड़े हुए देखा था, बड़े घर की लग रही थी। क्या यही औरत थी वो? सुरभि की पहचान की उसने? सर, उस आदमी ने उसका चेहरा नहीं देखा था। वक्त क्या रहा होगा? सर, करीब 4 बजे। जिस औरत की लाश हमें मिली उसका मर्डर 2 से 4 के बीच हो गया था। ये बस में बैठने वाली सुरभि हो सकती है। पता करो ये व्हाइट मिनी बस किसकी है। हो सकता है उसमें भुवन भी मौजूद है। ओके सर।
अभिनव, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मैंने तुम्हें 12 बार फोन किया। सॉरी, नहीं देखा। सॉरी? किस किस चीज के लिए सॉरी बोलोगे तुम? तुम्हें मेरी और रिद्धि की जरा सी भी परवाह है कि नहीं है? अब लेक्चर मत सुनाओ, अगली बार उठा लूंगा फोन। मैं तो तुम्हें सॉरी बोलने के लायक भी नहीं हूं सर। सर, मैंने भुवन के कॉल रिकॉर्ड्स और एलिबाई चेक किए। सर, उसके कॉल रिकॉर्ड में कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला, लेकिन जिस सुबह सुरभि और अभिनव शहर से निकल रहे थे, भुवन की लोकेशन अगली शाम तक बोलगंज में ही थी। यहाँ आसपास कोई बस स्टॉप है या कोई ऐसा इंसान जिसके पास सफेद मिनी बस हो? यहाँ ऐसा कोई नहीं, पर हाँ, वहाँ कंस्ट्रक्शन साइट में मजदूर लोग हैं, वो मिनी बस का इस्तेमाल करते हैं। सर, हमारे कंस्ट्रक्शन कंपनी में एक वाइट कलर का मिनी बस है। उस बस को हम अपने मजदूरों को लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 18 मार्च की रात को उस मिनी बस से कौन कौन मजदूर गया था? 18 मार्च? सर, 18 मार्च की रात को काफ़ी लेट नाइट तक काम चलता रहा और उस बस में भंडारी, गोलू, अजीत, सल्लू और बस का ड्राइवर करीम था। सर, अभी कहाँ हैं ये सब लोग? सर, उसके अगले दिन से कोई भी काम पे नहीं आया और अजीत बस लौटाने आया, उसके बाद से वो भी गायब। ये लोग रहते कहाँ हैं? सर, कुछ आइडिया नहीं है। गौतम, भंडारी, गोलू, सल्लू, अजीत, करीम और इन सब का लुकआउट नोटिस जारी करो। पता लगाओ ये लोग कहाँ छिपे हो सकते हैं। ठीक है सर। इस केस में अब तक 6 संदिग्ध सामने आए थे, लेकिन इस केस में इनकी भूमिका क्या थी, ये राज अब भी उनकी तलाश तक महफूज था और जल्द ही एक सूचना सामने आई। हाँ तपस, ठीक है सर, उन 6 लोगों में से 4 लोगों का पता चल गया है। रुक जाओ। बुधवार 18 मार्च की सुबह को एक औरत को तुम्हारी बस में बैठते हुए देखा गया। उसी दिन सुबह एक औरत का मर्डर हुआ और एक औरत गायब हुई। अब मुझे ये बताओ, जिस औरत का मर्डर हुआ वो कौन थी और जो गायब हुई वो कहाँ है? सर, आप क्या बोल रहे हैं? हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा? अब आ रहा है समझ में? कमला का मर्डर तुम लोगों ने इस औरत के कहने पे किया? नहीं सर, इसके कहने पे नहीं मारा था सर। फिर किसके कहने पे मारा? हम बस कमला को मारना चाहते थे सर, क्योंकि उसने अपने दलालों से हमें पिटवाया था सर। हम उसके रेगुलर कस्टमर थे साहब। उसकी 16 साल की बेटी है, हमें पता चला था साहब। हम बस उसके साथ सोना चाहते थे। हमने कमला को ऑफर भी दिया साहब, लेकिन उसने हमें गालियाँ दी साहब, फिर अपने आदमियों से पिटवाया साहब। हम उस बदला लेना चाहते थे सर। रोज रात को वो हाईवे पे खड़ी होती थी कस्टमर ढूंढने के लिए। साइड में लगा। मतलब तुमने सुरभि के कहने पे कमला का मर्डर नहीं किया? जानते हो ना इसको? जानते हो? बोलो। हाँ साहब, उस दिन कमला को मारने के बाद ये हमें हाईवे पे ही दिखाई दी थी साहब। साइड में लगा। उस औरत ने बोला कि आप प्लीज मुझे थोड़ा आगे तक लिफ्ट दे देंगे? ठीक है, बैठिए।
हमने उसकी मदद करने के लिए गाड़ी में बैठाया, लेकिन हम सबने उसके साथ फिर क्या किया उसके साथ? मार दिया? हम तो उसे मारना चाहते थे साहब, लेकिन करीम और भंडारी के कहने पे उसे छोड़ दिया साहब। हमने उसे नहीं मारा साहब। करीम और भंडारी का? हमें नहीं पता सर। सर ये लोग तो बोल रहे हैं कि इन्होंने सुरभि का रेप किया और फिर छोड़ दिया। झूठ बोल रहे हैं। या तो उन्होंने उसे कहीं बेच दिया है, या किडनैप करके कहीं रखा है, या फिर मार के कहीं फेंक दिया। एक काम करो, किसी भी तरह इनसे उगलो, भंडारी और करीम का। कम बैक सुरभि, प्लीज आ जाओ। पापा, आपको पता है जब मैं आपका वेट करती थी और आप नहीं आते थे, तब मम्मा कहती थी कि गॉड से प्रे करो और बोलो कि पापा जल्दी वापस कर आ जाए। मैं गॉड से प्रे करती थी और आप आ जाते थे, इसलिए हम गॉड से प्रे करते हैं। देखना मम्मी भी आ जाएगी। हाँ, मम्मी आ जाएगी, मम्मी आ जाएगी, आ जाएगी। सब बताता हूँ साहब, भंडारी का हमें नहीं पता साहब, लेकिन करीम का गांव बिलासपुर में है साहब। साहब हमें नहीं पता वो औरत कहाँ है, हम तो उसको वहीं छोड़ के चले गए थे अपने बाकी दोस्तों के साथ। ऐसा तो नहीं कि बाकी दोस्तों को छोड़ के फिर उस औरत के पास आए? नहीं साहब, हमने उसके बाद कुछ नहीं किया साहब, हमें नहीं पता वो औरत कहाँ है साहब। सर 6 के 6 को बहुत पीटा, लेकिन सभी का यही कहना है कि सुरभि का रेप किया और उसे जिंदा छोड़ दिया। गौतम, एक हीमोफीलिया की पेशेंट का गैंगरेप होता है, उसकी तो ब्लीडिंग से आधी जान निकल गई होगी, और वो मर गई है तो हमें उसकी लाश क्यों नहीं मिली? और अगर वो जिंदा है तो वो कहाँ है, किस हाल में? गैंगरेप की पीड़िता सुरभि एक बार फिर से ऐसा रहस्य बन गई थी जिसके सिरे भी गुम नजर आ रहे थे। क्या सुरभि फिर से किसी और के अपराध का शिकार हुई थी? क्या वो अब भी अस्तित्व में थी? सुरभि भाभी के साथ गैंगरेप? पर सर अभी भाभी है कहाँ? देखो, सुरभि के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद तो नहीं लगता कि वो जिंदा भी होगी। सर प्लीज ऐसा मत बोलिए, वरना भाभी के बिना भैया और रिद्धि एकदम टूट जाएंगे। हम उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर। साहब, मुझे इस औरत के बारे में बड़े साहब से बात करनी है। साहब, हम कुमुदपाला में रहते हैं, मजदूर हैं। उस दिन जब हम अपने काम पे जा रहे थे तो सड़क के किनारे ये औरत पड़ी हुई थी। इसकी बहुत हालत खराब थी, इसके कपड़े फटे हुए थे और बहुत खून बह गया था। फिर हम उसे उठा के अपने इलाके में ले गए साहब, उसका इलाज कराया और 2 दिन तक उसको अपने साथ रखा। फिर साहब हम 2 दिन तक उससे पूछते रहे कि वो अपने घर के लोगों के बारे में बताए, कोई टेलीफोन नंबर दे जिससे हम उनको सूचना दे सकें, लेकिन साहब उसने तो कुछ भी नहीं बताया और वो तो जाने लगी। तो फिर हमने उसे थोड़े से पैसे देके वहाँ से भेज दिया, लेकिन आज मालूम पड़ा कि वो नहीं पहुँची। बहुत ताज्जुब हुआ साहब। मजदूरों की बस्ती कुमुरपाला से सुरभि ने कहीं ना कहीं की बस तो पकड़ी होगी, पर वो बोलगंज नहीं पहुंची, तो कहाँ गई?
हाँ सर, इस औरत ने कुमरपाला से बस पकड़ी थी। ये तुम्हारी बस से उतरी कहाँ थी? इतना तो याद नहीं, लेकिन बोलगंज नहीं गई थी। हेलो, चालू है। सुरभि, सर अभिनव उस रात सिर्फ मुझे रास्ते पर ही नहीं भूला, बल्कि उसने ये साबित कर दिया कि उसके जीवन में मेरी कोई अहमियत नहीं है। वो पहले भी मुझे रास्ते पे भूल के छोड़ के जा चुका था, लेकिन इस बार उसकी ये भूल मेरे जीवन का अभिशाप बन गई। अभिनव की इस भूल की वजह से मुझे उन वैश्यों का शिकार बनना पड़ा। एक कमरे में रहते हुए भी उसे ये पता ही नहीं होता था कि मैं वहां हूं भी कि नहीं। और उस रात भी मैं तो वहां मरी गई होती सर, अगर उन लोगों ने मेरी मदद ना की होती। तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया, तुमने अपने परिवार से कांटेक्ट नहीं किया? किस मुंह से कॉल करती उन्हें सर, और ये बताती कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो अभिनव की भूल थी, या फिर उस इंसान को फोन करती जिसके पास हमेशा एक ही जवाब होता है, गलती हो गई, सॉरी। जब भी नजदीकी रिश्तों में दूरियों की खाई जगह बनाने लगे तो एक बार ठहर कर ये जरूर सोचना चाहिए, क्या हम अपनों से दूर भाग रहे हैं या खुद से? क्योंकि कभी कभी हमें एहसास भी नहीं होता कि दुनियादारी के बड़े बड़े फायदों के लिए हम रिश्तों के उन छोटे छोटे जज्बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिनके बिना दुनिया भले ही चल सकती है, लेकिन रिश्ते बिना जज्बातों के और जिंदगी बिना रिश्तों की कभी निभ नहीं सकती। मुझे एक मौका और दो। आई नीड यू। ये एहसास मुझे तुम्हारे दूर जाने के बाद है। आई एम सॉरी। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें